नमस्कार, गाजियाबाद आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूं और इसमें स्टेट एंड नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस जो इन्वॉल्व थे उसको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। प्लान एंड पॉलिसी डिस्कस की जा चुकी है। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल में हम किस तरीके से इसमें रिस्पॉन्स करते हैं, क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस होती है और किस तरीके से हम इसको अप्रोच करते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट एक साइकिल के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इन इंडिया। मेन एम जो है वो हमारा है रिस्क को रिड्यूस करना और रेजिलियंस को बढ़ाना। रेजिलियंस क्या, हम रेजिस्ट कर सके, जैसे होता है ना हम फाइट कर सके, हमारी कैपेसिटी टू फाइट एनी कंडीशन, एनी डिजास्ट्रियस कंडीशन, उसको इंक्रीज करना है उस कैपेसिटी को, और रिस्क को रिड्यूस करना है। रिस्क और कैपेसिटी का मीनिंग आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रिस्क का मतलब है कि क्या कुछ पोटेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि नुकसान हो सकता है और कितना, किस इंटेंसिटी का हो सकता है। ठीक, पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग दोनों में रिस्क को आप रिस्क के इंटेंसिटी को समझ सकते हैं इन केस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, उसी तरीके से कैपेसिटी, एक यंग पीपल की कैपेसिटी किसी भी कंडीशन में, डिजास्ट्रियस या वर्स्ट कंडीशन में, और एक ओल्ड पर्सन यानी कि ओल्ड एज्ड मैन की कैपेसिटी, दोनों में डिफरेंस है। तो इस चीज़ को हम और वाइडन स्केल पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पूरी की पूरी कम्युनिटी, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, पूरी कम्युनिटी की क्या कैपेसिटी है, कम्युनिटी को नॉलेज है नहीं है, नॉलेज होना भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। नॉलेज होना यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन है, यू आर इन्फॉर्म्ड कि ये चीज़ ये होती है, इस कंडीशन में हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ की क्लैरिटी होना, किसी भी कंडीशन को, डिजास्ट्रियस कंडीशन को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना और उसमें सही तरीके से एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो साइकिल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिस्क को रिड्यूस करना है और रेजिलियंस को बढ़ाना है। सारा अप्रोच हमारा इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के चलेगा, नेशनल पॉलिसी और नेशनल प्लान। मुझे याद है नेशनल प्लान एंड पॉलिसी पे डिफरेंस पूछा गया था। तो प्लान जो है वो बाद का है, सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद का है, और पॉलिसी सेंडाई फ्रेमवर्क के पहले का है। तो मेन चीज़ जो है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क में जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई कोऑपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज में, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है रिस्क मतलब जो मोर्टेलिटी रेट बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि रिस्क जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ही कम हमारा ह्यूमंस का नुकसान होगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल का जो टॉल है, डेथ टॉल या इंजरी का केस, वो सब जो है वो रिड्यूस करना है, और गवर्नेंस में इसको इंक्लूड करना है। तो गवर्नेंस में इंक्लूड करना है यानी कि आपकी जो पॉलिसी बिल्डिंग है, आपका जो पॉलिसी है, आप जो भी प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन आप फ्रेम करेंगे आने वाले टाइम में, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो 2015 में है, उसके बाद हमारा प्लान आता है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नेंस में इंक्लूड करना है, वो भी आएगा आगे कि गवर्नेंस में उसको कैसे इंक्लूड करना है। और इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस में इंक्लूड करने का, कि आप जो भी प्लान बना रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए कि आपने कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्लान बनाया, कोई एक्ट बनाया, अब उसमें रिस्क को रिड्यूस करने का, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिजास्टर क्या हो सकता है, फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, ये कॉमन डिजास्टर है। अब इन केस ऑफ फ्लड एंड डिजास्टर आप रिस्क को कैसे रिड्यूस करेंगे? क्या आप डैम बना रहे हैं या फिर आप उसको, जैसे फसल खराब हो रही है तो फसल बीमा योजना है प्राइम मिनिस्टर का, तो ये सब जो है एनकरेज करता है कि आप जो है रिस्क को रिड्यूस करें और कैपेसिटी को बिल्ड करें। अभी नदियों के रिवर्स लिंकेज का जो प्रोजेक्ट है वो भी इंडिया में चल रहा है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ड्रॉट एंड फ्लड ये दोनों को जो है वो बैलेंस किया जा सके। क्योंकि अब मुंबई जैसे एरिया को आप देखोगे, ठीक है, तो ये फ्लडेड है और ये ड्रॉट है, डिवाइडेड बाय ए माउंटेन रेंज।
तो ये फर्क है कि एक ही इलाके में एक साइड ड्रॉट हो जाता है, एक साइड फ्लड आ जाता है। तो इसको अगर हम किसी तरीके से मैनेज कर सके तो दोनों डिजास्टर में जो रिस्क इंक्लूडेड है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक, तो यही चीज है। अब इसी पॉइंट्स को डिटेल में आपके पास है कि जैसे इंटीग्रेटिंग रिस्क रिडक्शन मेजर्स। अब जैसे जो एग्जांपल बताया मैंने कि क्या किया जा सकता है, जो कुछ भी किया जा सकता है, जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है वो मेजर्स में आ जाएंगे कि ये आप लिया जाए, ताकि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस चीज को शामिल करके रिड्यूस किया जा सके। इनिशिएटिंग मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिंग मिटिगेशन प्रोजेक्ट। मिटिगेशन का क्या मतलब है? वो मेजर जिससे कैपेसिटी बिल्ड होता है, जिससे रेजिलियंस बिल्ड होता है, जिससे रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिससे वल्नरेबिलिटी जो होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेप्स जो आपके जो है प्रिवेंशन और मेजर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। प्रायोरिटी बेसिस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अपना अपना होगा। स्टेट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंस है वो उसको रखेंगे। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो उसको गवर्न करती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको गवर्न करती है। तो दोनों के अपने हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, बट कुछ कॉमन प्रायोरिटी एरियाज हो सकते हैं। ऐसे कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जो आप सोच सकते हैं? बाकी मैं बता देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो प्रायोरिटी एरियाज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, क्योंकि कोई भी पॉलिसी हो गवर्नमेंट की वो वहीं से इम्प्लीमेंट होनी है। अगर वही डैमेज हो जाएगी तो फिर बाकी क्या होगा, बाकी कैसे पॉलिसी बनेगी? ठीक, अरेंजमेंट कैसे होगा चीज़ों का इन केस ऑफ डिजास्टर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद में जीडीपी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि कमर्शियल सेंटर्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब गवर्नमेंट को कि किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सी देन स्टेट लेवल जो भी है, मतलब ऐसा नहीं हम डिस्करेज नहीं कर सकते हैं स्टेट को। ठीक है, स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनका अपना पॉपुलेशन रेशो होता है, उनकी अपनी इकोनॉमी होती है, हर चीज़ डिफरेंट होता है। अब जो केरला का इकोनॉमी है और जो ज्योग्राफी है दैट इज नॉट वायबल इन राजस्थान। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो उसको एनकरेज करना, उसमें किसी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो करना है। अटेंशन टू इंडिजीनियस नॉलेज ऑन डिजास्टर एंड कोपिंग मैकेनिज्म, ये जो पार्ट है ये प्राइम मिनिस्टर्स 10 एजेंडा फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 10 पॉइंट थे, उसमें से ये है, ये वही चीज़ है लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, आपने जो कॉमनली सुना है वो है। ओके, गिविंग ड्यू वेटेज टू द प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर। हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपके लाल किला हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया। अब चाहे कोई कितनी ही बात कह ले कि ये मुस्लिम एम्पायर्स ने बनाया या किसी ने बनाया, बट द फैक्ट इज these structures are part of Indian culture and Indian history, तो वो हेरिटेज है हमारा। तो ऐसा नहीं हो कि हम उनको नेग्लेक्ट कर दे। ठीक है, ड्यू वेटेज का मतलब ये है कि हाँ उतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं रखते हैं जितनी कि एक हॉस्पिटल का इंपॉर्टेंस है। एक हॉस्पिटल में और ताजमहल में अगर चूज किया जाए कि किसी एक को सेव करना है तो सही चीज़ यही रहेगी कि हॉस्पिटल को चूज किया जाए, ताजमहल को नहीं। ओके, तो ये है। उसी तरीके से आप इसको ड्यू वेटेज दीजिए, जो हेरिटेज है उसको जितनी वेटेज की रिक्वायरमेंट है उतना मिलना चाहिए। ओके, देन ये जो पॉइंट है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसी में आपको सेंडाई फ्रेमवर्क के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम जो है चीज़ों को समझते हैं। ओके, ठीक। फिर है इफेक्टिवनेस इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये जो है ये सेंडाई फ्रेमवर्क में ये मैकेनिज्म का डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट के एजेंसीज या गवर्नमेंट के लेवल्स पे जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन खराब होगा तो हम मतलब मिटिगेट नहीं कर पाएंगे ठीक से, हम रिस्पॉन्स नहीं बना पाएंगे अच्छे से, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ही कम समय में चाहिए होता है। और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैंने कुछ बोला आपने कुछ सुना, बात खत्म हो गई
और जो डैमेज होना था वो हो गया। तो इस चीज़ को जो है अवॉइड करना तभी किया जा सकता है जब कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। यस, ओके। सो नाउ कम्स डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये दोनों दो एस्पेक्ट हैं, एक डिजास्टर के पहले की बात है और एक डिजास्टर के टाइम की बात है। ठीक, तो रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, ये वो स्टेप्स है, ठीक है, जिसको हम अर्ली वार्निंग मिलने के तुरंत बाद जो है हम उसको इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स में सिर्फ ये नहीं आता है कि आप सर्च एंड रेस्क्यू इंक्लूड करें या मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। ठीक है, टेम्परेरी शेल्टर ये तो है ही है, रिस्पॉन्स में तो ये चाहिए ही चाहिए। फूड का सप्लाई हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गया, फर्स्ट एड देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई किसी तरीके से फंसा हुआ है तो उसको निकालना, बचाना, सेव करना। रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ सिस्टम्स नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट द एफर्ट। उसके अलावा अब ट्रांसपोर्ट में कोई इशू ना हो, ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से हो जाए, उसके लिए भी कोऑर्डिनेट करना है, नहीं तो ये सारी चीज़ें पहुंच ही नहीं पाएंगी अफेक्टेड एरियाज तक। ओके, तो ये रिस्पॉन्स का है। प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब होता है, कंसिस्ट, ये नॉलेज होती है, आपकी तैयारी कितनी है, आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है। ठीक है, और आपके जो ऑथोराइज्ड या फिर आप ये कहिए कि स्किल्ड जो वर्कफोर्स है जिसमें एनडीआरएफ आता है, वो कितना इफिशिएंटली रिस्पॉन्स करती है। रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, कम्युनिटीज़ कौन सी है। कम्युनिटीज़ का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये पहले रिस्पॉन्डर होते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी को ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके का डिजास्टर उनके कम्युनिटी को, उनके एरिया को अफेक्ट कर सकता है, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है इन दैट केस। ठीक, तो वही जो है नॉलेज है, और उसी नॉलेज के बेस पे कैपेसिटी बिल्ड होता है, डेवलप होता है। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग वही प्रोवाइड करेगी। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स एनडीआरएफ हो गया आपका, या कोई भी फोर्स जब अप्लाई होता है रेस्क्यू वगैरह में, और अदर रिकवरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिसमें रिबिल्ड वगैरह का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, पुलिस हो गया, आपका मेडिकल टीम हो गई। ठीक है, कम्युनिटी तो है ही है, इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली एंटिसिपेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल लेवल पे जब तक आप एंटिसिपेट ना कर पाए कि ये क्या कंडीशन है और इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रिस्क रिड्यूस नहीं होगा। इफ़ यू हैव नो आइडिया, वही बात है, आप मानसून के टाइम पे किसी नदी किनारे बैठे हुए हैं उत्तराखंड में, एंड यू आर एंजॉइंग योर टाइम। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि पहले आपके पैर के पास पानी नहीं था, विद इन 5 मिनट्स आपके पैर के पास पानी पहुंच गया, उसके कुछ समय के बाद आपके घुटने तक पानी पहुंच गया, बट यू आर स्टिल एंजॉइंग। तो क्या होगा फिर? तो एंटिसिपेशन, इफेक्टिवली एंटिसिपेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रिपेयर्डनेस। ओके, आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, नो, अब सी, कोई भी एक एजेंसी, सिर्फ एनडीआरएफ हो या एनडीएमए हो या फिर डिवीजन का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन आता है, वो अकेले कोई भी काम जो है डिजास्टर में मैनेज नहीं करती है। ठीक है, डिजास्टर बहुत तरीके से इम्पैक्ट करता है, और हर जिस एरिया में इम्पैक्ट होता है उससे रिलेटेड एजेंसी का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब एनडीआरएफ चली जाएगी, रेस्क्यू कर लेगी, बट जो डैमेज है, जो इंजरी हुई है, उसको तो मेडिकल टीम ही टैकल करेगी, तो किसी एक एजेंसी का नहीं है। और इसीलिए कोऑर्डिनेशन एंड गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो आता है। तो यही चीज़ जो है इसमें बताया गया है। तो जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं वो आप इसको समझ लीजिए। जैसे स्टेट और नेशन वाला तो मैंने टेबल आपको समझा दिया था। ठीक, उसमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। ठीक, नाउ सी कि जो सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम और कुछ ऐसे एजेंसीज नेशनल लेवल के जो इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग में। ठीक, जैसे किसी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब ये हो गया,
अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुनामी है, सुनामी से रिलेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो है ओशियंस में लगाए गए हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास और लाक्षाद्वीप के पास, सो दैट वी कैन एंटिसिपेट। तो जो वो डाटा, जो वो सेंस जो वहाँ पे रिसीव होता है, उसको बाद में ट्रांसमिट किया जाता है, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस होता है, और अगर हमें लगता है कि दैट कैन बी फैटल, वो एक डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटी होती है। प्रोसेस करने के बाद अगर हम रिकॉग्नाइज कर जाएं कि यस दिस कुड बी सुनामी इन 1 और 2 डेज, ठीक है, या ये कह लीजिए कि साइक्लोन है, ठीक, तो फिर उस वार्निंग को हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं पूरे इलाके में। तो अब होता कैसे है कि जैसे फनी के केस में हमने बहुत इफिशिएंटली एंटिसिपेट किया, हमने उसको प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये होगा ही होगा, तो समय से पहले हमने शेल्टर्स तैयार कर लिए थे, समय से पहले हमने पूरे इलाके में वार्निंग दे दी थी कि इस तारीख को आएगा, तो इससे पहले अपना घर बार अपना सब कुछ पैक करके अच्छे से सुनिश्चित करके आप लोग शेल्टर कैंप्स तक चले जाएं, फिर जो रह जाएगा उसको तो बचाना ही है। तो यही काम हमने किया और इसी के वजह से अर्ली वार्निंग हमारे पास थी, हमारा प्रिपेयर्डनेस अच्छा था, तो हमने रिस्पांस बहुत अच्छे से किया और उसके लिए हमें ग्लोबली प्रेज मिला है, ठीक। तो ये चीज़ है। आइए देखते हैं कि कौन सी एजेंसीज हैं, ठीक है, जो अर्ली वार्निंग में इन्वॉल्व है, ठीक। जैसे एग्रीकल्चर जो है वो ड्रॉट से रिलेटेड है, मौसम विभाग मेट्रोलॉजिकल अर्थक्वेक से रिलेटेड है, जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो लैंडस्लाइड से, वाटर कमीशन जो है वो फ्लड से, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो एपिडेमिक से रिलेटेड है, और स्नो एंड एवेलेंच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट एवेलॉन्च से, ओके। ठीक इसी तरीके से सुनामी जो है वो ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस का जो सेंटर है वो इससे रिलेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम को जो है वो रिलीज करता है, मतलब वही इन्फॉर्म करता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं, ओके। सॉरी, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन एट ऑफ रिस्पांस, जो रिस्पांस तैयार होता है उसके लिए भी कुछ एजेंसीज हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेंट्रल मिनिस्ट्री, जैसे कोई भी बायोलॉजिकल डिजास्टर होगा, आपने देखा होगा कि जितने भी कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस या कोई किसी तरीके की स्पेशल इंस्ट्रक्शन कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, या 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब जो आपने सुना है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब किसने दिए हैं? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, क्योंकि बायोलॉजिकल डिजास्टर में वही है। एविएशन एक्सीडेंट में एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, माइंस में कोल एंड माइंस, अर्थक्वेक में होम अफेयर्स, ओके। इसके अलावा केमिकल डिजास्टर, जैसे आपका भोपाल वाला केस है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, साइक्लोन, टॉर्नेडो एंड सुनामी, क्लाइमेटिक डिजास्टर, होम अफेयर्स, ठीक है, ये आपका जो है रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फ्लड जो है वो होम अफेयर्स, ठीक। फॉरेस्ट फायर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके। जो न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी अगर डिजास्टर अकर करता है तो उसके लिए एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंबाइंड, ठीक। ये दोनों जो है मिल करके, रेलवे का कोई एक्सीडेंट होता है, रेल एक्सीडेंट, तो रेलवे मिनिस्ट्री, रोड के लिए रोड ट्रांसपोर्ट, अर्बन फ्लड के लिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, वही रिलेटेड है अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए। कोस्ट गार्ड है ऑयल स्पिल के लिए, होम अफेयर्स लैंडस्लाइड एंड एवलॉन्च के लिए, ठीक है। तो ये रिस्पांस के लिए होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए आपके पास एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, ओके। नाउ रिस्क गवर्नेंस, जो स्टार्टिंग में सेशन के स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि रिस्क गवर्नेंस में इंक्लूड करना है, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डिजास्टर किसी एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया तक आएगा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते ही वो खत्म हो जाएगा, नो। चूंकि किसी भी डिजास्टर के केस में
एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ग्लोबल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल अप्रोच में अब कोई एक कंट्री किसी भी चीज़ में, किसी डिजास्टर में इफ़िशिएंटली अगर उसको टैकल करती है तो उस नॉलेज को दूसरी जगह पे भी अप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि जो डिजास्टर में जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं या जो डैमेज है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पे या मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के लेवल पे एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, एक बेटर शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो। इसी तरीके से, इसी ऑब्जेक्टिव से मीटिंग्स होती हैं। तो जो सेंडाई में मीटिंग हुई उसमें यही चीज़ें बाहर निकल के आई। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था उसमें वो यही था कि भैया किसी भी तरीके से जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है, लोगों को मरने नहीं देना है, बचाना है। सेकेंड चीज़, इकोनॉमी जो है, जिससे पहले इम्पोर्टेंट नहीं थी, जीडीपी और इकोनॉमी, उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइफ के लिए ही मतलब फाइट करते रहें, आपको अपनी इकोनॉमी पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आप बाकी एस्पेक्ट पे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, इसका मतलब ये है कि सीधा सिंपल मीनिंग है इसका कि जब भी आपको कोई पॉलिसी बनानी है, यानी कि जब आप गवर्नेंस जो आपका है कंट्री का या किसी भी एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का हो या स्टेट का हो या फिर नेशनल लेवल का हो, उसमें जो है रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्लूड करिए, डिजास्टर रिस्क। ठीक, और आपकी हर एक पॉलिसी और प्लान जो है इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक, अब नॉट एवरीथिंग, जॉब जो है, जॉब से रिलेटेड जो है उसमें रिस्क का वो नहीं है। ठीक है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और खैर दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसा बताया, राजस्थान में जिस तरीके का डिज़ास्टर अकर कर सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो केरला में भी वही करे, और केरला में जो करेगा वो वहाँ ना हो। ठीक है, तो स्टेट जो है वो गवर्नेंस का जो पॉलिसी है वो अपने हिसाब से आइडेंटिफाइड प्रायोरिटीज़ और आइडेंटिफाइड या प्रोबेबल काइंड ऑफ डिजास्टर के बेसिस पे अपने गवर्नेंस में उसको इंक्लूड करना है। बट व्हाट इज़ द मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग, वो ये कि आपको अपने गवर्नेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट का, रिस्क रिडक्शन का एस्पेक्ट जो है वो इंक्लूड करना है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, इसी के लिए एंश्योरिंग सफिशिएंट लेवल ऑफ कैपेसिटी बिल्ड करना है, सफिशिएंट लेवल, सिर्फ नाम का नहीं। ओके, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर सिटीजन्स आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट, ऐसे चीज़ें बनानी है कि उसमें सिटीजन्स जो है वो अपने इंटरेस्ट को शेयर करें कि वो किस तरीके से इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनका भी से हो। मतलब कहने का मतलब दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। व्हाट फ्रेमवर्क स्टेट्स कि रिस्क गवर्नेंस एंड डिफरेंट लेवल इंपॉर्टेंट फॉर अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर रिस्क। इसको मैनेज करने के लिए ये बात इसमें कही गई है, उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस में हमने पूरी पॉलिसी फ्रेम की है। और ये क्या स्टेट करता है, इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजास्टर प्लान। ठीक, 2016 का, क्योंकि ये इसी के गाइडेंस के ऊपर बनी हुई है, इसी के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेंडाई फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 7 ग्लोबल टारगेट जो है सेंडाई फ्रेमवर्क में निश्चित किया गया है कि इसको अचीव करना है बाय 2030। ठीक, उसमें क्या है, डिजास्टर की मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, यानी कि जितना नुकसान, जितनी डेथ होती आ रही है अब तक, उसको किसी भी तरीके से हमें कम करना है। हर वो स्टेप लेना है जिसके वजह से ये मोर्टेलिटी जो है, डेथ जो है वो कम हो सके, नुकसान जो है वो कम हो सके। कैसे? अब इसमें गवर्नेंस भी आ जाता है, इसमें पॉलिसी मेकिंग भी आ जाता है। ये एक जो आपके जो ये 4 वर्ड का जो फ्रेज है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। आप इसको कई पेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास आंसर राइटिंग स्किल है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। अब सिर्फ रिड्यूस करना है, ठीक है, और डिजास्टर मोर्टेलिटी, तो उसमें एक एस्पेक्ट तो आएगा नहीं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर दूसरा क्या, ये पूरा का पूरा पार्ट रिड्यूस करने का है और ये इंक्रीज करने का टारगेट है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है, जितने भी अफेक्टेड, ग्लोबली अफेक्टेड पीपल हैं किसी भी डिजास्टर से, उसको कम करना है। पहले से ही उसको प्रिपेयर, अर्ली अगर प्रिपेयरनेस है हमारे पास तो हम उसको बचा लेंगे,
वो कम अफेक्ट होंगे। फिर है रिड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू जीडीपी। अब इसको समझने का मतलब ये है कि किसी भी अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुंदरबंस में जो सुंदरबंस का जो इलाका है उसमें मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, तो जो ऑक्यूपेशन होगा वही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एग्रीकल्चर अफेक्ट हो गया और उसका रिस्टोरेशन ठीक से नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली जीडीपी डायरेक्टली वो इन्वॉल्व करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक, तो ये चीज़ है इसमें, जो डायरेक्ट लॉस होता है जीडीपी को या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उसको किसी भी तरीके से कम करना है। देन डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको और सर्विसेज को, इसको भी रिड्यूस करना है। अब ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे लाइन हो गया, रोड हो गया आपका, उसके अलावा आपके जितने भी बिल्डिंग्स हो गए जो इम्पोर्टेंट है, तो बिल्डिंग के लिए तो अर्थक्वेक रेजिलिएंट होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए। रेलवेज जो है, जिस इलाके से रेलवे लाइन जा रही है उसको इस तरीके से इतना मजबूत बनाना है कि अगर बाढ़ आए या फिर अर्थक्वेक आए तो उसको रेजिस्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ही टूट जाएगा तो आप तो ना तो सिचुएशन का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगा और ना रिस्पॉन्स आप वहां तक पहुंचा पाओगे, ना आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाओगे। ठीक, तो ये चीज़ है। उसके अलावा ये जो 3 चीज़ें जो आपकी इंक्रीज करनी है वो क्या है? कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है यही वो चीज़ है जो बोलती है कि अलग अलग कंट्रीज में अपने अपने लेवल पे जो है वो पॉलिसी होना चाहिए या प्लान होना चाहिए। अब चूंकि हम पॉलिसी पहले ही बना चुके थे तो हमारे पास ये था कि अब हमें प्लान बनाना है। दोबारा पॉलिसी बनाएंगे तो फिर वो कन्फ्यूजन होगा ना कि पॉलिसी 2009 वाला की है, तो एक डिफरेंस तो बेसिक ये भी रह गया। ठीक, फिर इन्हेंस करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि नॉलेज को शेयर किया जा सके, एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा सके, उससे लर्न किया जा सके। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो हमारी प्रिपेयर्डनेस किस काम की है? वी आर प्रिपेयर्ड कि ऐसा होगा तो हम करेंगे, बट हमें पता ही नहीं लगा कब हुआ, तो सारी की सारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, और वो भी मल्टी हैजार्ड, मतलब एक से ज़्यादा जो पोटेंशियल रखते हैं, जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ये जो है आपका 7 सेंडाई फ्रेमवर्क का मेन जो है आपका एजेंडा है। ओके, ये ओके नाउ, अच्छा, सेंडाई फ्रेमवर्क के पहले भी कोई ऐसा एक फ्रेमवर्क था जो गवर्न कर रहा था, उसको ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ठीक है, ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन बोलते हैं। इसका भी कोई डिफरेंट ऑब्जेक्टिव नहीं था। DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, नो द रिस्क एंड टेक एक्शन। आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी होना चाहिए, उसमें किस तरीके का एक्शन लेना है ये भी होना चाहिए। बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, इसमें आप कोऑर्डिनेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अलग अलग एजेंसी अलग अलग लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स तो बेटर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन पे ही होगा। फिर रिड्यूस रिस्क, ऑल द पॉलिसीज, एक्शन, गाइडलाइंस किसी भी तरीके से रिस्क को रिड्यूस जो करता हो वो एक्शन लेना है आपको। बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू एक्ट, ये है प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ओके, इट ऑल्सो आउटलाइन्स who is responsible for implementing disaster risk reduction and ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। अलग अलग लेवल पे, स्टेट, रीजनल एंड इंटरनेशनल में वो कौन कौन से, इंटरनेशनल लेवल पे वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या क्या काम करते हैं, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। अब एस्पेक्ट जो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट में वो ये है कि लास्ट में रिकवरी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है, पहले तो प्रिपेयर्डनेस होगा, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, फिर उसके बाद आने के बाद मिटिगेशन होगा। ठीक,
उसके बाद में फिर हमारा जो है वो रिस्पॉन्स हम किस तरीके से करते हैं, और फिर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा। ठीक, ये साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब आ जाता है कि रिकवरी जो लॉस होता है उसको तो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट वी ट्राई कि किसी भी तरीके से रीस्टोर किया जा सके हर तरीके से। ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट है BBB, बिल्ड बैक बेटर, मतलब कि पहले से कहीं बेहतर तरीके से अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है, वापस आना है, रिज्यूम करना है चीज़ों को। रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये एक अपॉर्चुनिटी है ताकि एक अच्छे तरीके से हम बैक कर सके अपने आप को आफ्टर ए डिजास्टर के बाद हम बेटर तरीके से अपनी नॉर्मेलिटी को रिज्यूम कर सके। उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिकवरी, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। और ये एक दिन में होने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, तो हमें टारगेट रखना होता है कि इमीडिएटली क्या करना है, फिर आफ्टर सम ईयर्स, और फिर लॉन्ग टर्म में किस तरीके से इसको हमें जो है लेके मूव करना है। ठीक, तो इसलिए जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जो रेजिलिएंट फीचर्स है वो उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो डिजास्टर आता है उसको हम रेजिस्ट कर सके बेटर तरीके से। जो प्लान्स एंड डिजाइनिंग ऑफ हाउसेज होना चाहिए वो गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से, NGO, कुछ अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वॉल्व हो, जिनके पास बेटर प्लान हो, बेटर टेक्नोलॉजी हो, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम रेजिलिएंट बना सकें। ठीक है, रिस्क को रिड्यूस करना, एस्पेक्ट वही है, ऑब्जेक्टिव वही है कि किसी भी तरीके से रिस्क को रिड्यूस करना है, तो वो रिकवरी में भी शामिल होगा। ओके, उसके अलावा जो रिकवरी में है, सबसे पहले सर्विसेज को रिज्यूम करना, और सर्विसेज में कम्युनिकेशन होगा आपका। ठीक है, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट शेल्टर्स एंड कैंप्स। ठीक, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सबसे पहले जो है वो उसको रिकवर करना है। ठीक, ऐसा है कि कई बार इसको ये अर्ली प्रिपेयर्डनेस में भी आ जाता है कि हम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, उसके बाद अगर नहीं है तो रिकवरी के प्रोसेस में भी इसको जो है इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, फिर रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग लेवल पे होता है। ठीक है, अर्ली, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अर्ली मतलब इमीडिएटली क्या होगा, और मिड टर्म का मतलब हो गया कि अप टू सम ईयर्स लाइक 5 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म यानी कि 5 और 10 ईयर्स में क्या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो इमीडिएट है, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका होता है, आपका शेल्टर, आपका वर्क, 2 चीज़ें तो मेन है, तो आपको मिलना चाहिए वर्क, और उसके लिए आपको मिलना चाहिए कैश। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अर्ली, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवरी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। रिज्यूम करना चाहिए मार्केट, कॉमर्स, सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में आपके जो है आ गया एजुकेशन सर्विस हो जाना चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी की मीटिंग्स वगैरह, काउंसलिंग सेशंस वगैरह होना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से रिहेबिलिटेशन वगैरह किया जा सके अर्ली में। ठीक, उनको गाइड करना चाहिए कि ठीक है जैसा भी है हुआ, अब हाउ टू मूव ऑन, और किस तरीके से आगे इस तरीके से ना हो, अब आगे क्या काम करना है, ये चीज़ें हमें चेक करनी है। फिर मिड टर्म, इसमें आपके पास प्लान होना चाहिए कि इमीडिएटली तो आपने कैश फॉर वर्क दे दिया, बट क्या ये कंटिन्यू थोड़ी ना रहेगा इसी तरीके से, तो यू मस्ट हैव अ प्लान फॉर लाइवलीहुड, रिकंस्ट्रक्शन फॉर हाउसिंग। ये यहाँ पे शेल्टर तो आप बना देंगे, ठीक, जो ये शेल्टर है ये अर्ली में बन जाएगा, लेकिन 3 महीने में बिल्डिंग तो नहीं बना पाएंगे, तो दैट मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म, यानी कि मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म प्लान में उसको इन्वॉल्व करना है। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, एनवायरनमेंट, अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट टाइम या किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है कि जो अकर किया है उसी तरीके से अगली बार भी हो, बट क्या कुछ पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को एंटिसिपेट करके उसके रेजिलिएंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो लॉन्ग टर्म में डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये रिकवरी का प्रोसेस है आपका। ओके, नाउ जो स्टेप्स जो लेने हैं, मेजर जो स्टेप्स है रिकवरी के, उसमें पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, फिर एक विजन होना चाहिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, कोहेरेंस होना चाहिए जितने भी डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें,
आगे जो भी प्लान आप बना रहे हैं या जो भी प्लान गवर्नमेंट बना रही है उसमें कोहेरेंस होना चाहिए फ्रॉम टॉप लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि किसी स्टेक होल्डर को आपने इग्नोर कर दिया। अब जैसे जो अफेक्टेड पीपल है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से एक्सपर्ट, सिविल सोसाइटी, दे आर द की स्टेक होल्डर, इनका इन्वॉल्वमेंट भी शामिल होना चाहिए। कोई एनजीओ है उसका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए इसमें, ठीक है, ताकि एक बेटर विजन जो है वो डेवलप किया जा सके। और ये जो विजन है ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, विजन इज फॉर द लॉन्गर टाइम। तो लॉन्ग टर्म रिकवरी प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक। उसके बाद जो असेसमेंट है, असेसमेंट तो होना ही चाहिए। असेसमेंट का जो पॉइंट है ये प्राइम मिनिस्टर्स 10 एजेंडा फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में भी उन्होंने इंक्लूड किया है। वो इसलिए कि एक पॉइंट का मतलब ये है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एवरी डिजास्टर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर उसका असेसमेंट हम ठीक से करते हैं तो उसके कॉजेज़ को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, हमारे एक्शन को समझ सकते हैं कि उसमें क्या कमी रही और कहाँ पे हम सक्सेसफुल हुए, उस हिसाब से फिर आगे के प्लान्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिकवरी विजन में रेजिलियंस का होना बहुत ज़रूरी है। रेजिलियंस एक एस्पेक्ट है ताकि हम किसी भी डिजास्टर को रेजिस्ट कर सकें, उसके लिए, ठीक। बैलेंसिंग रिकवरी अक्रॉस सेक्टर्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से ऐसा ना हो कि हमने जो विजन है हमारा रिकवरी का उसमें प्राइवेट सेक्टर को हमने ज़्यादा कुछ दे दिया एंड पब्लिक सेक्टर को हमने रिड्यूस कर दिया, या फिर पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर ही उसको जो है वो इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो वो जो थोड़े से कैपिटलिस्ट माइंड के जो पीपल होंगे जो उस टाइम पे हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं। फिर प्रायोरिटाइजिंग सेक्टर फॉर रिकवरी, इसका मतलब ये है कि ये वो स्टेप है जिसमें आप सेक्टर को प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले हम मेडिकल फैसिलिटी ओपन करें, कि पहले एजुकेशन फैसिलिटी रिकवर करें, कि पहले ट्रांसपोर्ट को करें। तो ये चीज़ है, इसमें जो है इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों को ध्यान में रख के ये कर सकते हैं। देन कम्स की रिकंस्ट्रक्शन, ये रिकवरी देखो इमीडिएटली हो गई और लॉन्ग टर्म में भी रहेगी, ठीक। फिर रिकंस्ट्रक्शन, इट रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल कमिटमेंट ऑफ टाइम। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि पूरे इलाके को दोबारा से ऐसे डेवलप करना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे परमानेंसी आ सके, नॉर्मेलिटी ऑफ लाइफ आ सके, अकर कर सके, ठीक। तो ये चीज़ है। अब इसमें जो है जो मेन जो स्टेट एंड सेंट्रल या फिर अदर एजेंसी का मतलब हो गया आपका कोई एनजीओ हो जो इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो जनरली एनजीओ के थ्रू काम करता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, बट वो एनजीओ के थ्रू काम करता है, तो उसी में ये अदर एजेंसीज आ जाती है, ठीक। क्या कुछ इंक्लूड होता है रिकंस्ट्रक्शन में? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक। री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउसिंग जो डिस्ट्रॉय हो गया है, जॉब्स को दोबारा से रिज्यूम करना, काम नहीं मिलेगा तो आदमी खाली बैठेगा, और खाली बैठेगा तो पुरानी चीज़ों को याद करेगा। इस तरीके से टोटल इकोनॉमिक बेस जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं। इसको आप ये समझिए कि सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रिज्यूम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आप एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करते हैं, फिर आप हाउसेज हो, जो शेल्टर हो, बेसिकली शेल्टर में परमानेंटली तो कोई भी नहीं रह सकता, तो घर तो देना ही पड़ेगा उनको, शेल्टर परमानेंट तो बनाना ही पड़ेगा। और वहीं आता है आपका हाउसिंग का, वो हाउसिंग जो रिप्लेस करना है क्योंकि डैमेज हो चुका है, ठीक, डिजास्टर की वजह से। और इसी प्रोसेस को जो है हम लोग रिहैबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब ये हो गया कि अफेक्टेड पीपल को शेल्टर से या फिर शेल्टर के बाद आप परमानेंट हाउसिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा डेवलप करके उनको वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, और उस प्रोसेस में दे मस्ट बी इन अ नॉर्मल कंडीशन, ट्रॉमा में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि डिजास्टर जो है वो ट्रॉमा को भी मतलब माइंड में एक ट्रॉमा क्रिएट करता है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है साइकोलॉजिकल। तो रिहैबिलिटेशन में साइकोलॉजिकल जो रिहैबिलिटेशन है वो, सोशल रिहैबिलिटेशन है वो, दिस ऑल आर इन्वॉल्व। ये एक स्ट्रेटजी होती है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की, इम्प्रूवमेंट
of infrastructure and services aimed towards supporting the affected population। वही बातें जो मैंने आपको बताई वो एक रिटन वर्जन में है। ओके, इसमें क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए? जो फिजिकल डैमेज किया गया है जैसे हाउसिंग हो गया वो सब होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट हो गया, बिल्डिंग्स हो गया वो। साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, मेंटली आप उसको एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करने की कोशिश करें। ये आपका जो है साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देन इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं आफ्टर अ डिजास्टर। अब आप ये समझिए कि कोई डिजास्टर आता है तो एक कॉमन सी चीज़ देखी गई है जनरली कि कुछ लोग एक पर्ची लेकर के और बेगिंग करना, मतलब वो वैसे डिमांड करना, जगह जगह घूमते हैं कि हम जो है इस बाढ़ में हम पीड़ित थे और आप कुछ दे दीजिए। ये तो ये सब क्या है? दीज आर द सोशल डिफरेंसेस जो एक डिजास्टर के बाद क्रिएट हो जाता है, और आप इसको मतलब इंश्योर भी नहीं कर सकते कि वो रियल है या फिर फेक है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। ओके, तो रिहेबिलिटेशन जो है वो 4 तरीके से होता है। फिजिकल में आपको मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक। सोशल रिहेबिलिटेशन, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल। इन दोनों के लिए जो है वो आपके पास काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक। काउंसलिंग के साथ साथ आपके पास जो ट्रॉमा जो सेंटर्स होने चाहिए वो होने चाहिए ताकि इसको टैकल कर सके, उनको समझाया जा सके, क्योंकि अंदर से टूट जाते हैं इंसान जब उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ये जो चीज़ें हैं सोशल, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ आपके जॉब और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन में बिल्डिंग्स, रेलवे, रोड्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इजली, ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है कि सोशल रिहेबिलिटेशन क्या होता है। प्रोसेस है, जॉब क्रिएशन का हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हो गया, एग्रीकल्चर है तो इरिगेशन फैसिलिटी का रिज्यूम करना, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिज्यूम्ड। दोबारा से हम जो चीज़ों को शुरू करते हैं वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर, आर्टिसन, एनिमल हस्बेंड्री, डिटेल से ये, ठीक है। एडिक्वेट फैसिलिटी, प्रोविजंस फॉर सब्सिडीज, लैंड यूज प्लानिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग। अब ये जो है ना, फ्लड प्लेन जोनिंग का क्या मतलब है? जोनिंग जो है वो आपका एवेलॉन्च से भी, लैंडस्लाइड जोनिंग भी होती है, जिसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जोनिंग का मतलब ये होगा कि हम प्री मार्क्ड, पहले से ही मार्क कर दे कि कौन कौन से एरिया हैं जिसमें ये चीज़ अकर कर सकती है, जोन्स बना दिए, किस इंटेंसिटी से किस जोन में अकर करेगा, तो उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे उस लेवल का प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये होता है इसमें, ठीक। उसके अलावा रिलोकेशन में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल रिकवरी जो है वो ठीक ठाक से हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कंसेंट ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना देंगे या कोई भी स्टेप नहीं ले लेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट विद गवर्नमेंट एजेंसी क्रिएट कर सकता है, डिसबिलीफ, ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रोसेस में डिसबिलीफ क्रिएट कर सकता है, ठीक। लैंड एक्विजिशन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कैसे होगा, ठीक। अर्बन लैंड एंड अर्बन लैंड प्लानिंग का जो है कंप्लीट एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। उसको ध्यान में रख करके रीलोकेशन पैकेज को कस्टमाइज करना है आपको, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल हो उसी जगह पे रिहेबिलिटेशन होना चाहिए जहाँ पे लोग पहले थे, ठीक। तो रीलोकेशन साइट इज़ नियर देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ये वही बात है कि जहाँ आपका काम होता है आप जनरली वहीं रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक चीज़ ये है कि डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि केरला में फ्लड आया, उससे जो लोगों को नुकसान हुआ, जो ज़मीनें चली गई, अब वो वैसी नहीं रही फ्लड के वजह से, आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको निकाल करके वहाँ से और आप हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे उसके जैसी कम्युनिटी भी नहीं है, जहाँ पे उसके रिलेटिव्स भी नहीं है, उसका सोसाइटी भी नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है एडजस्ट करना। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसको अवॉइड करना है और रिकवरी जहाँ तक पॉसिबल हो वहीं।
तो जो मैंने आपको बताया कि सोसाइटी डिफरेंट हो, कम्युनिटी डिफरेंट हो, उसी को आता है सोशल रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एल्डरली, ऑर्फनेज, सिंगल वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, जो रिहेबिलिटेशन का प्लान है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं उन सबको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो सोशल इसमें ये है कि सबसे पहले आप एजुकेशन एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करें, बाकी चीज़ों को रिज्यूम करें। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी एक के बाद एक स्टेप्स जो है आप ले सकते हैं। ऑल ऑफ ए सडन सारी चीज़ें नहीं, इसीलिए जो है कुछ समय पहले जो स्टेप्स में आपको बताया था कि प्रायोरिटाइज करना है आपको एरिया। जब आपका एरिया प्रायोरिटाइज हो जाएगा देन यू कैन मूव ऑन कि रिहेबिलिटेट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इस तरीके सोशल रिहेबिलिटेशन में एजुकेशन एक्टिविटीज़ का रिज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनको पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी करना है कि वो उसमें आए, पार्टिसिपेट करें। स्कूल दोबारा स्टार्ट हो गया है, ज़रूरी है, ताकि समय जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके किसी न किसी एक्टिविटी में। और एजुकेशन एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव वर्क है। आप कहीं बैठ के पत्ते खेल रहे हो और आप कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक रिग्रेसिव स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ कमिटीज़ बनानी चाहिए जो आइडेंटिफाई कर सके कि उस कम्युनिटी का रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो और बेहतर तरीके से दोबारा से रिज्यूम कर सके अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने डे टू डे लाइफ को। एल्डरली और विमेन और चिल्ड्रन, इनका भी जो है रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं ये तीनों लोग, एल्डरली, विमेन एंड चिल्ड्रन, तीनों साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं, तो इनको एडजस्ट करना बहुत ही वो हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अब जब जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे एक एल्डरली पर्सन है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादातर जो है रीलोकेशन के लिए रेडी नहीं होता है, बहुत दुख होता है, तो काउंसलिंग करना चाहिए ताकि उन चीज़ों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उस स्टेप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया सके, उसको वो एक्सेप्ट करे। इस चीज़ के लिए काउंसलिंग होना चाहिए। हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन, इन सब पे फोकस होना चाहिए। आंगनवाड़ी जो है उसको आप एक्टिवेट करिए। हमारे कंट्री में आंगनवाड़ी का जो सिस्टम है वो मतलब सबसे लोअर लेवल का सिस्टम है, जहाँ से कोई भी प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और लोगों तक पहुँचता है। चाहे अब आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमने वैक्सीनेशन भी लगाया है, हमने हमारा वैक्सीनेशन जो विलेज का है, ठीक है, जो आपका जैब है, ठीक है, कोविड का जो जैब है, ये हमने आंगनवाड़ी सेंटर से लगाया। पोलियो जो है वो हमने आंगनवाड़ी से स्टार्ट किया। जो आपका एजुकेशन प्लान है, ठीक है, वो भी हमने आंगनवाड़ी तक पहुंचाया और उससे एक्सपेंशन बढ़ा है, तो इसको रिज्यूम करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए। सेटअप एटलीस्ट 1 मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर पर विलेज। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक सेंटर ऐसा डेवलप करना है जो बहुत तरीके से काम करता है, कोई पर्टिकुलर नहीं कि ये सिर्फ मेडिकल सेंटर ही है। ठीक, उसी के मतलब इसको आप आंगनवाड़ी भी समझ सकते हो। यहाँ पर भी आपका जो वैक्सीनेशन से लेके एजुकेशन तक की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाता है इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन बहुत इजी है। इसमें जॉब और लाइवलीहुड, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और सारी चीज़ें इन्हीं के आसपास घूमती हैं। ठीक है, लाइवलीहुड रीस्टोरेशन, ठीक है, ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्टिविटी जो है वो रिज्यूम हो सके, ये ज़रूरी है। ठीक है, एनालाइज करिए कि एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, किन चीज़ों में बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सुंदरबंस में एग्रीकल्चर तो खराब हो गया, अब उस वहाँ पे क्या अवेलेबल है, क्या कुछ किस चीज़ में किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो रोल आता है गवर्नमेंट एजेंसी का और अदर एजेंसीज का या स्टेट एजेंसी का, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर वो एक काम छोड़ दे तो क्या करे। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको नॉलेज होता है कि ओके ये सेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, तो उसमें वो काम करना शुरू करते हैं। तो आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रेंथ क्या है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, ये एस्पेक्ट जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया वो आज के टाइम में मार्केट में सबसे आगे है। तो वही चीज़ है एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लिवलीहुड स्ट्रेटजीज, कि वो क्या चीज़ है
और सस्टेनेबल, कितना सस्टेनेबल होगा वो बिजनेस, उसी से हम इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो भी डिसरप्ट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको वापस से रिज्यूम करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। देन कम्स साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। ये क्रूशियल डायमेंशन है, क्योंकि आदमी खुश नहीं होगा तो उससे कोई भी काम करवा लो वो इफिशिएंटली नहीं करेगा। ठीक, तो खुश होने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम हमेशा हंसता खेलता ही रहे आफ्टर अ डिजास्टर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक ऐसे माइंड लेवल पे, ऐसे एक स्टेट ऑफ माइंड पे उसको लेकर के जाना काउंसलिंग के थ्रू या सेशंस के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, जिस पे वो इफिशिएंटली, मैक्सिमम इफिशिएंसी पे वो काम कर सके। ठीक है, तो इसको जो है वो ध्यान में रखना है। काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब जो है इसमें इस पार्ट में आता है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में। ठीक, देन एक एस्पेक्ट है कि भाई एफर्ट शुड बी मेड फॉर फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे थेरेपेटिक हेल्थ प्रोग्राम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डीब्रीफिंग एंड ट्रॉमा केयर, ये सारी चीज़ें हैं। ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, वो हमें करना चाहिए। इसमें यह है कि किस पे फोकस हो रिहेबिलिटेशन के लिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और यही था जो है, इस तरीके से जो इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल है वो इसी तरीके से आता है। बाकी जो है आई वुड लाइक टू, हाँ ओके, ये सेशन था, आपका सेशन ख़त्म हुआ।